हाय गाइस। आज मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर किसी कंपटीशन में, हर किसी एग्जाम्स में पूछा जाता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से। देखिए क्या होता है कि आप हमेशा ये देखते हो कि आपकी इकोनॉमी में आपके पास जो पैसा है खर्च करने के लिए, या जो आप पैसा कमाते हो कहीं से भी, तो वो जो है उसको हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। तो ये मनी सप्लाई इकोनॉमी में आता कहाँ से है? हम ये सोचते हैं कि इतना पैसा आता जाता है, ये सप्लाई किधर से होता है, बनता कहाँ से है? तो उसी वही है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, जितना भी आपके पास इकोनॉमी में मनी फ्लो हो रहा होगा उसको क्या करता है, एक एजेंसी है, एक हेड है जो उसको रेगुलेट करता है एंड कंट्रोल करता है। मतलब कि अगर सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ गया है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है और किस तरीके से उसको रेगुलेट करना है। अगर इकोनॉमी में मनी है नहीं तो किस तरीके से मनी आए, तो वो कौन करता है? वो करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो मॉनेटरी पॉलिसी का जो भी काम है, जो भी काम करना होता है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई भी कहते हैं। अब आरबीआई क्या होता है? जैसे कि हर इकोनॉमी में आपने देखा होगा कि बैंक्स होते हैं। जैसे आपके यहाँ बैंक, एसबीआई में बैंक अकाउंट होगा, कैनरा में होगा, किसी प्राइवेट बैंक में होगा आपका, जैसे एचडीएफसी में होगा, आईसीआईसी में होगा। तो हम ये सोचते हैं कि इनका बाप कौन है। तो इनका, क्योंकि ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, ये पैसा लेंड करते हैं और इकोनॉमी में फ्लो करते हैं। तो इनको रेगुलेट और कंट्रोल कौन करता है? वो करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में एज अ प्राइवेट। इसमें शेयर होल्डिंग्स थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट ने पूरा ले लिया अब। और इसका जो एक्ट है वो है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। अब ये बात आती है कि ये आरबीआई का आया कहाँ से है, मतलब आरबीआई कैसे बन गया? आरबीआई इस तरीके से बन गया जैसे कि हमारा अमेरिका में फेडरल बैंक है, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक बोलते हैं इनको, ठीक है। तो अमेरिका में क्या है, हमारा फेडरल बैंक है, यूनाइटेड स्टेट्स में उसको हम कहते हैं फेडरल बैंक। उसी से हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया है, इंडिया का, ठीक है। तो इसका ये काम होता है कि जितनी भी इकोनॉमी में सप्लाई होता है मनी का, अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बहुत फंक्शंस हैं, लेकिन जब मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं तो इसको चलाता कौन है? आरबीआई। और उसको जब ये लगता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इन्फ्लेशन आता है हमारे इकोनॉमी में, या प्राइस जो कि है प्राइस बढ़ना। इन्फ्लेशन क्या है? प्राइस बढ़ना। और डिफ्लेशन क्या है? प्राइस कम होना। तो जब ऐसी सिचुएशंस इकोनॉमी में आती है तो वो मनी सप्लाई कौन कंट्रोल करता है? वो करता है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके मतलब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या काम करता है। तो सबसे पहला जो इसका काम है, अभी मैंने बताया, रेगुलेशन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में दो चीजें हो सकती हैं। ऐसी चीज, ऐसा टाइम जहां पे हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, या ऐसा टाइम जहां पे पैसों की इतनी जरूरत नहीं है एज ए होल इकोनॉमी में, ठीक है। तो जब उसको ऐसा लगता है कि हमारे इकोनॉमी में पैसे की ज्यादा जरूरत है, तो वो क्या करता है? क्रेडिट एक्सपेंशन। क्रेडिट एक्सपेंशन मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाना, ठीक है। जैसे उसको लगता है इकोनॉमी में पैसा कम है और हमें ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो वो कॉन्ट्रा एक्सपेंशन कर देगा। कॉन्ट्रैक्शन मतलब पैसे को कम करना। तो जब उसको लगता है कि हमें अपने जो इकोनॉमी में है उसको मनी सप्लाई को क्या करना है? कम करना है, रिड्यूस करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे? क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, छोटा कर देंगे। अब वो ये सब चीजें कैसे सोचता है? वो ये इस तरीके से सोचता है, आप मैकेनिज्म समझिए हर चीज का, तभी आपको अच्छे से समझ पाएगा, रटिएगा मत। इसमें आपको क्या समझना है कि जब आरबीआई, हम हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है, और आगे जो भी मैं एग्जांपल लूंगी वो एसबीआई के लूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में बैंक सिर्फ एसबीआई है, पीएनबी भी है, कैनरा भी है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक कमर्शियल बैंक लूंगी, वो है हमारा एसबीआई, ठीक है। तो अब आरबीआई फॉर एग्जाम्पल एसबीआई को कह रहा है, या फिर और भी कोई किसी बैंक को कह रहा है कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोन्स को इशू करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन्स प्रोवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई एक इंसान हूँ, मुझे अपना स्टार्टअप खोलना है, बिजनेस खोलना है, तो मैं क्या करूंगी? मैं अपने बैंक के पास जाऊंगी कि भाई मुझे लोन दे दो।
अगर उस टाइम मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की ये होगी कि हाँ लोन्स प्रोवाइड करिए आप लोगों को, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, क्रेडिट एक्सपेंशन। जहां आरबीआई को, और आरबीआई काम किसके निर्देश पे करता है, वो करता है गवर्नमेंट के, काम अंडर गवर्नमेंट की करेगा, बट उसको लिबर्टी दे रखी है कि आप रेगुलेट कंट्रोल करो। लेकिन मेन अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप जितने भी बैंक हैं उनको ये बता दीजिए इकोनॉमी बहुत ज्यादा खराब चल रही है, ठीक है। हमारा जो एक तो हमारी जो बूम होती है इकोनॉमी, या फिर हमारी क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है इकोनॉमी, मतलब कम हो जाती है। तो क्या करता है आरबीआई, उनको बोलता है सारे बैंक्सों की भाई अभी हमारी इकोनॉमी का सही नहीं चल रही है, स्टेबिलिटी नहीं है, आप लोन्स कम दीजिए, क्योंकि बैंक्स को पैसे की जरूरत है, बैंक अपने पास इमरजेंसी में पैसा रखे। तो उस टाइम वो क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये हो गया आपका पहला पॉइंट, क्रेडिट एक्सपेंशन एंड क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन। या उसने क्या करा, मनी को की सप्लाई को बढ़ाया था या कम किया था। अब क्या करता है, वो अटेन करता है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी में क्या होता है कि वो, उसको जब ये लगता है कि हमारी इकोनॉमी में प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ रहा है या डिफ्लेशन आ रहा है, प्राइसेस कम हो रही हैं, तो उस टाइम आरबीआई क्या करता है, बैंक्स को बोलता है कि जितना भी आपका मनी सप्लाई है उसको आप कंट्रोल करो। ठीक है, इन्फ्लेशन के टाइम प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो उस टाइम ये बोलता है बैंक, आरबीआई अपने सारे बैंक से कि ज्यादा ज्यादा आप पैसा इकोनॉमी में मत डालो, क्योंकि आप जब ज्यादा डालोगे तो लोग महंगाई में खरीद लेंगे और हमारी इकोनॉमी में पैसे की कमी हो जाएगी। इसलिए वो इन्फ्लेशन के टाइम क्या करता है, मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है, उसकी प्राइस स्टेबिलिटी लाने के लिए। अब क्यों होती है प्राइस स्टेबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आया हुआ, इन्फ्लेशन मतलब राइज इन प्राइस, प्राइजेस किसी चीज की बढ़ गई, तो लोग क्या करेंगे, अगर उनको जरूरत होगी तो अगर उनके पास पैसा होगा तो वो ज्यादा महंगे पे भी ले लेंगे। जब वो महंगे पे भी ले लेंगे, इसका मतलब प्राइस स्टेबल नहीं हो पाएगी, तो वो क्या करेगा, वो सप्लाई मनी की कम कर देगा, लोगों को लोन्स वगैरह पैसा वैसा मिलना कम हो जाएगा। तो जब लोगों को पैसा मिलना इकोनॉमी में कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगी, तो लोग नहीं खरीदेंगे, तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या हो जाती है, स्टेबल। तो ये वो करता है, और ये आप सोच रहे हो कितना इंपॉर्टेंट चीज, आपकी जो इकोनॉमी चलती है वो मॉनेटरी पॉलिसी पे चलती है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे प्रमोट प्रमोट होती है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मुझे अपना स्टार्टअप खोलना है, और मैंने अपने स्टार्टअप खोलने के लिए मैं गई बैंक के पास, फॉर एग्जाम्पल मैं गई एसबीआई के पास, एसबीआई से मैंने बोला मुझे 10 करोड़ का लोन दो। ठीक है, एसबीआई ने बोला ठीक है हम आपको लोन दे देंगे, इकोनॉमी का सही चल रहा है और आप को हम क्रेडिट प्रोवाइड कर देंगे। तो क्या होता है, जब मैंने अपना स्टार्टअप खोला 10 करोड़ का, ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, मैंने अपनी कुछ मशीन्स मंगाई, कुछ सामान बनाऊंगी, तो उस सामान को बनाने के लिए मुझे क्या क्रिएट करनी पड़ेंगी, जॉब्स। जब मैं जॉब्स क्रिएट करूंगी तो लोगों के पास आएगा एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार, रोजगार आएगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी, जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा, और जब सब कुछ अच्छा होगा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा लोग उसको ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। तो अगर आप अगर बैंक्स आपको लोन्स प्रोवाइड करते हैं और आप उसका अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। नेक्स्ट है इंकरेजिंग सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब आरबीआई क्या करती है, मैकेनिज्म समझिए। जब आरबीआई को ये लगता है कि हमें कि लोग सेविंग्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप अपनी इनकम का दो चीज कर सकते हो, ठीक है, मतलब बचाने के लिए, या तो आप अपना उसको एक्सपेंडिचर कर सकते हो, आप खर्च कर सकते हो, या आप सेव कर सकते हो, और सेविंग के साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो जो लोग थोड़े रिस्क एवर्स होते हैं, कम रिस्क लेना चाहते हैं, वो सेव करते हैं, और जो लोग थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, जो लोगों को थोड़ा मार्केट का आइडिया होता है, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना कि इन्वेस्टमेंट से आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी से ग्रो हो सकती है, जितना सेविंग से नहीं होती, सेविंग से आप बैंक को इतना कोई फायदा नहीं होता है। इकोनॉमी क्या करती है, जब ऐसा आता है, जब उन्हें लगता है कि लोग अपने अकाउंट में सेव बहुत कर रहे हैं, मतलब पैसा बहुत ज्यादा रख रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं अपने बैंक में, तो वो क्या करती है, इंटरेस्ट रेट, अभी तो हमने कहा प्राइस स्टेबिलिटी करती है, तो इंटरेस्ट स्टेबिलिटी भी करती है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लें कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई जो करती है वो प्राइस स्टेबिलिटी तो करती ही है, प्राइस स्टेबिलिटी वो करती है, इंटरेस्ट रेट भी देखती है, तो ये क्वेश्चन आता है।
इंटरेस्ट रेट का क्या करेगी वो, जब उसे लगेगा लोग बहुत ज्यादा सेव कर रहे हैं और इकोनॉमी में पैसे की जरूरत है, तो वो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट को क्या कर देगी, कम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप सारा का सारा सेविंग्स में डाल रहे हो, तो बैंक के पास तो कुछ ऐसा नहीं बचा, वो तो आपका पैसा है, वो आपके पास रहेगा, ठीक है। और उस पे क्या आपको मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 4% का इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग्स पे। तो वो क्या करेगी, जब उसे लगेगा कि लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो वो उसको 2% कर देगी या 2.5% कर देगी, कम कर देगी। अब मैं सोचूंगी यार मुझे तो सिर्फ 2-2.5% मिल रहा है, इससे अच्छा मैं इन्वेस्ट कर देती हूँ। गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई किससे कहेगी कि आप लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए बोलिए। कभी कभी क्या होता है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, उसे लगता है लोग सेव नहीं कर रहे, तो उस टाइम वो क्या करेगी, सेविंग्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। फॉर एग्जाम्पल 4% से उसने कर दिया 6%, तो लोग सोचेंगे अरे वाह इतना अच्छा मिल रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें सेव करते हैं। या आपने देखा भी होगा, जैसे लोग क्या करते हैं, सेविंग्स के ज्यादातर फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स में क्या होता है, ये टर्म डिपॉजिट है, कुछ टाइम बाद आपको मिलेगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद। अभी जैसे आप सर्च कर सकते हो, मैं आपको एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका भी बताती हूँ। अगर आपके पास कुछ अच्छा अमाउंट है 5-6 लाख का, तो आप जो एक 666 है कैनरा का और एक 444 है कैनरा का, उसमें आप डिपॉजिट कर सकते हो। तो वो आपका दो, या यहाँ पे तो आपका 1.5 साल के लिए ब्लॉक होता है या 2 साल के लिए ब्लॉक होता है। तो ये उस टाइम में क्या होता है, आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। तो इसी तरीके से बैंक अट्रैक्ट करते हैं ऐसी पॉलिसीज निकाल के, ठीक है। या फिर वो क्या करेंगे, एफडीज दे देंगे जो कि टर्म डिपॉजिट्स है, और बहुत तरीके की वो पीपीएफ है, इस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जहाँ लॉक इन पीरियड होता है। लॉक इन पीरियड का मतलब है आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, तो गवर्नमेंट वो सॉरी आरबीआई या कोई भी बैंक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एसबीआई में है, वो यूज करता रहेगा लोगों को लोन देने के लिए। इस तरीके से वो क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। मुझे लग रहा है आपको इसका मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब और क्या करता है आरबीआई, और आरबीआई ये करता है, कंट्रोल करता है बिजनेस साइकिल। मैंने आपको अपने पुराने इकोनॉमिक्स में भी बताया था, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी जो होती है, एक साइकिल होती है बिजनेस की, ये होता है इंट्रोडक्शन, ये होता है ग्रोथ, ये होता है मेच्योरिटी, होता है डिक्लाइन। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कोई भी चीज इंट्रोड्यूस होती है आपकी इकोनॉमी में, फिर यहाँ ग्रोथ आती है, उसके बाद हर ग्रोथ के बाद एक स्टेबिलिटी आती है, उसके बाद डिक्लाइन आता है, और फिर उसी तरीके से साइकिल चलती रहती है। तो इस साइकिल में क्या होता है, आरबीआई को ये देखना पड़ता है कि हमें अपने जो जो हमारा क्रेडिट है, जो हमारा मनी सप्लाई है, उसको कैसे डील करना है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दे रखा है यहाँ पे ऑलरेडी कि बूम होती है इकोनॉमी, बूम का मतलब इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, बहुत अच्छी चल रही है। तो अगर इकोनॉमी बूम कर रही है, तो वो अपना क्या करेगी, रिड्यूस करेगी मनी सप्लाई टू चेक इन्फ्लेशन। अभी मैंने आपको लास्ट 2-3 पॉइंट पहले बताया था, जब इन्फ्लेशन होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। कॉन्ट्रैक्ट क्यों करती है, क्योंकि उसको लगता है लोग महंगे पे खरीद लेंगे और लॉस में जाते हैं। तो उससे वो क्या करती है, वो सोचती है जब प्राइस स्टेबल हो जाएगा, हम अभी पैसा नहीं देंगे, प्राइस स्टेबल कराओ, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको क्रेडिट ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन अभी आपको रुकना पड़ेगा, इन्फ्लेशन के टाइम हम इतना आपको क्रेडिट प्रोवाइड नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ डिप्रेशन आता है, डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में लोगों के पास इनकम कम हो जाती है, तो गवर्नमेंट हेल्प करती है, आरबीआई हेल्प करती है, वो क्रेडिट एक्सपैंड करेगी, वो कहेगी लोगों को और क्रेडिट दो ताकि लोग खरीदे। अब जैसे ही आप कोई चीज खरीदते हो तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। ये इस तरीके का आपका इकोनॉमिक्स का मैकेनिज्म चलता है। प्रमोट एम्प्लॉयमेंट अभी बताया, जब मुझे स्टार्टअप खोलना है, 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, अपना स्टार्टअप खोलूंगी, सामान बनाऊंगी, सामान अकेले तो बना नहीं सकती, जॉब्स क्रिएट करूंगी, उससे एम्प्लॉयमेंट होगा, इनकम बढ़ेगी और फाइनली ग्रोथ बढ़ेगी। तो यहाँ पे ग्रोथ भी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, अपने आप से भी पॉइंट लगा सकते हो आप, ठीक है। कि पावर्टी कम हो रही है, लोगों के पास हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो रही है, तो एक पॉइंट से बहुत सारे पॉइंट्स आपके बनते जाते हैं। यही इसका एक अच्छी चीज है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे प्रमोट करना एक्सपोर्ट को, सब्स्टिट्यूट करना इम्पोर्ट को। मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये दो चीजें होती है हमारे इकोनॉमी में, एक होता है एक्सपोर्ट जिसको एक्स बार से करते हैं, एक होता है इम्पोर्ट जिसे एम से डिनोट करते हैं। एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे इंडिया सबसे ज्यादा हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज्यादा अच्छा करता है, तो मैं अपनी हमारा जो अनाज है, चावल, उसका एग्जाम्पल दूंगी। इंडिया अगर यूएसए को चावल भेज रहा है, राइस भेज रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोर्ट, अपने इंडिया से बाहर जा रहा है। तो गया क्या, राइस, और बदले में इंडिया के पास क्या आएगा, मनी, डॉलर्स में, हमारी अपनी उनकी करेंसी में वो पेमेंट करेंगे। तो ये चीज अच्छी हुई क्योंकि हमारे पास डॉलर्स आया। दूसरी चीज,
इंपोर्ट क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं यूएस की, यूएस कैपिटल इंटेंसिव है। अब दो तरीके की इकोनॉमी होती है, एक होता है लेबर, एक होता है कैपिटल। लेबर इंटेंसिव क्या होता है, लेबर इंटेंसिव वो इकोनॉमी होती है जो ज्यादातर एग्रीकल्चर और लेबर पे काम देती है, ठीक है, तो वो हमारी, हम इंडिया को कह सकते हैं। और कैपिटल इंटेंसिव कौन सी होती है, कैपिटल इंटेंसिव वो कंट्री होती है जो ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, टेक्नोलॉजी बनाती है, टेक्निकल नो हाउ। तो इसका एग्जाम्पल है यूएस या जापान। तो अब तो इंडिया भी हमारी कैपिटल इंटेंसिव होती जा रही है, बट हम इतना यूएस से कंपेयर नहीं कर सकते अभी भी। तो यूएस से क्या किया आपने, इंडिया में, इंडिया वालों को लगा कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है, चलो यूएस से मंगाते हैं। तो यूएस से अगर आप मंगाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, तो यूएस के पास पैसा गया। तो इम्पोर्ट में क्या होता है, इंडिया वाले मंगाते हैं, मंगाएंगे आप कोई भी चीज खरीदेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब किसी और को दे रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आपके पास पैसा आएगा। तो उसी तरीके से आरबीआई क्या सोचती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करने हैं, एक्सपोर्ट, क्योंकि उससे हमारे पास पैसा आएगा, और इम्पोर्ट को करना है कम, क्योंकि उससे हमारा पैसा गॉन चला जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स होती हैं, आप उसको पढ़िएगा, एक्सपोर्ट की मैं भी वीडियो बना दूंगी, बताऊंगी कभी आगे किसी टॉपिक में आएगा। हमारी एक्सपोर्ट यूनिट्स होती हैं जो कि हमारे एरियाज बने हुए हैं एक्सपोर्ट के लिए। तो उसको उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छा लोन प्रोवाइड करती है मॉनेटरी पॉलिसी। जब सारा पैसा आरबीआई के हाथ में है तो वो अपने कंट्री को तो आगे बढ़ाएगा। तो वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को ज्यादा से ज्यादा इंकरेज करता है, उनको कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। कहीं कहीं तो टैक्स फ्री भी होता है इनका सब कुछ, ताकि ये अच्छे से अच्छे एक्सपोर्ट करे और हम लोगों को हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, जो कि हमारा हमने कितना खर्चा किया और कितना, ये भी एक अलग टॉपिक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, हमने कितना पेमेंट किया, हमारे पास कितना आया, वो दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, किसी भी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में चला जाता है। मतलब डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है कि हम पेमेंट बहुत कर रहे हैं, आ कुछ नहीं रहा हमारे पास रिसीप्ट नहीं है, हमारे पास एक्सपेंडिचर बहुत है। तो हमें क्या करना है, रेवेन्यू बहुत होना चाहिए आपके पास और एक्सपेंडिचर आपका कम। लास्ट पॉइंट है मैनेजिंग एग्रीगेट डिमांड। क्या होता है, हमारी इकोनॉमी में दो चीजें होती हैं जिससे इक्विलिब्रियम मिलता है, वो है हमारा डिमांड एंड सप्लाई। कभी कभी क्या होता है, इकोनॉमी में डिमांड कम होती है, तो उस टाइम क्या करता है, जब उसको और इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है। इंटरेस्ट रेट किस चीज की, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स, लोन्स जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। तो क्या करते हैं, जब आप फॉर एग्जांपल बैंक में जा रहे हो और आप बैंक में देख रहे हो कि ज्यादा डिमांड है नहीं लोन्स की, तो इंटरेस्ट रेट क्या होती है, बहुत ज्यादा आपको हाई में मिलेगी, ये आप चीज नोटिस करना। लेकिन जहां गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इंटरेस्ट रेट को कम करो, वो खुद कम नहीं करेगा, वो क्या गेम खेलता है, वो ये गेम खेलता है कि वो क्रेडिट को फ्लो कर देता है, कहाँ पे क्रेडिट एक्सपेंड कर देता है, बढ़ा देता है, कहाँ पे, बैंकों को। जब बैंक को क्रेडिट एक्सपेंड कर देगा तो क्या करेगा, लोग डिमांड ज्यादा करेंगे। जब डिमांड ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट लोन्स पे कम हो जाएगी। जब इंटरेस्ट रेट लोन्स पे कम हो जाएगी तो हमारा जितनी भी डिमांड है वो सप्लाई की इक्वल आके इक्विलिब्रियम हो जाएगा। उसी तरीके से उनको लगता है कि भैया डिमांड बहुत ज्यादा है, उसको कम करना है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम हो रहा है लोन्स पे, और हम लोगों को इतना पैसा नहीं मिल पा रहा है बैंकों को। तो वो क्या करेगी, उस टाइम जो हमारी डिमांड है उसको कम करने के लिए वो क्रेडिट को ले लेगी वापस, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी, बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दे देगी, निर्देश दे देगी कि भैया ज्यादा इन लोन्स प्रोवाइड मत करो। तो जहाँ चीज कम मिलती है वो फिर क्या मिलती है, महंगी, तो इंटरेस्ट रेट हो जाएगी। इस तरीके से काम करता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए कितना वाइड है और कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, कठिन बिल्कुल नहीं है, बट बस आपको इकोनॉमी समझनी है, ठीक है।